नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं क्या होगा अंजाम जंग। जी हां, रूस ने यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत कर दी है, लेकिन लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया और धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था और इस बयान के तुरंत बाद राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक हुए और कीव एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। मिसाइल अटैक और बमबारी के बीच यूक्रेन ने एक रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को जीतेंगे। यही वक्त है कि जब पूरी दुनिया को रूस को जवाब देना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद यूक्रेन ने एक और बयान जारी किया जिसमें यूक्रेन ने कहा कि हम 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस और खार्किव, चेरनिव, सुमी और जेटोमिर प्रांतों में हमले जारी हैं और इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को टाला नहीं जा सकता, इसलिए रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है और उसका लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को कहा कि वो हथियार डाले और अपने घर जाए। हम रूस के इसी कदम पर चर्चा करेंगे। तो पुतिन की धमकी क्या थी वो भी हमने आपको बता दी है, जिसमें यूक्रेन पर हमला रूस ने कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया गया है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। युद्ध के ऐलान के साथ ही पुतिन की धमकी भी सामने आई है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी इस मामले में दखल ना दे वरना अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन रूस के युद्ध को टाला नहीं जा सकता था, ऐसा भी कहा है, जिसमें उसके आगे रूस ने कहा कि रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है। मिलिट्री ऑपरेशन लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं चाहते। यूक्रेन की सेना हथियार डाले और अपने घर वापस जाए। रूस ने राजधानी कीव पर भी मिसाइलें दागी है। रूस के विमान भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेन ने कहा कि हम 3 तरफ से हम पर हमला हुआ है। यूएन में रूस के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं रूस का दावा क्या है वो भी हम आपको बता दें। रूस का दावा है कि यूक्रेनी शहर निशाना नहीं है, सैन्य ठिकाने हम तबाह कर रहे हैं। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए 2 मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो मोहम्मद अली शाह जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो शुरू हो गया है, कितने भयानक परिणाम जो है वो सामने आ सकते हैं इस युद्ध के? बिल्कुल शुरुआत है ये, और इसका आगाज आज सुबह हुआ और हम सब बस उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई नहीं है, युद्ध नहीं होएगा, युद्ध नहीं होएगा। और रशिया जो है, रूस लगातार कह रहा था कि नहीं, हमला नहीं करेंगे हम लोग, और रूस ने पूरी अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, क्योंकि 2 दिन तक तो रूस कह ही रहा था हम हमला नहीं करेंगे, और आज रूस कह रहा है हम केवल मिलिट्री बेस पे हमला करेंगे, सिविलियंस को हम टारगेट नहीं करेंगे। मान लिया सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई AK-47 या 9mm पिस्टल नहीं है या 7.62 लाइट मशीन गन नहीं है कि आप केवल हमला लेके आप पॉइंट टू पॉइंट आप एम ले रहे हो। भाई यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी रेंज में ऐसा होता है कि अगर इतनी लंबी रेंज में अगर आधे डिग्री का भी फर्क आया ना, तो वो आधे डिग्री का आपको किलोमीटर या मीटर दूर तक गोला गिरेगा वो। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोलैटरल डैमेज तो होएगा ही होएगा, पक्का होएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ना हो, अच्छी बात है। लेकिन अब ये शुरुआत आज ही हुई है और ये और आगे जाएगी। रूस ने अभी तक क्या करा है, अपनी बस बाएं करके यूं करके दिखाई है अपनी मसल, बस केवल उसने बाइसेप दिखाए हैं, ट्राइसेप अभी दिखाए नहीं है अभी अपने। और रूस की बहुत ताकत है अभी, और मगर उसके बावजूद भी ये आपको कह दूं कि ये विश्व युद्ध नहीं होगा। मैं बताऊं क्यों आपको, ये एट द बेस्ट अगर बहुत फैल गया तो यूरोपियन युद्ध होगा। मैं नहीं मानता कि भाई लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशियन कंट्रीज इसमें कूद पड़ेंगी अब, क्योंकि ये और आगे बढ़ने वाला, मगर इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की सफर करेगी।
क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर हो जाएंगे, कॉपर प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस, जितने भी रॉ मटेरियल है। अब बात केवल वहीं पे समाप्त नहीं होती। देखिए अंशुल जी, बात ऐसी है, जब ये रूस ने 2008 में जॉर्जिया के साथ क्या करा, 2014 में रूस ने क्रीमिया के साथ क्या किया था, ये एक पैटर्न बन गया है। अब देखिए, अब कहते हैं ना कि ह्यूमन मांगे जो है, जो लालच है, वो बढ़ती रहती है, वो खत्म नहीं होती। जब रूस अब अमेरिका तो बड़ा दावा दे रहा था। अमेरिका कह रहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन की तरफ आंख उठाती भी देखा, उनको अगर छुआ भी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहां गए वो अमेरिका? अरे कहां गए वो नेटो अलायंस? कहां गए वो बाकी देश जो कह रहे थे कि हम यूक्रेन पे आंच नहीं आने देंगे? आज की तारीख में अगर यूक्रेन, अब वहां पे मार्शल लॉ तो डिक्लेयर हो गया है, और वहां पे देखिए कितनी नेवल बेस, एयर बेस, कितना खून खराबा वहां पे हो रहा है। हमारे 20,000 हिंदुस्तानी स्टूडेंट हैं वहां पे। परसों रात को यहाँ पे जहाज आया, ठीक है, 1946 वो आया, एयर इंडिया का जहाज 11:30 बजे 242 पैसेंजर्स को लेके ऑन बोर्ड, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स है। अभी आपके चैनल पे भी दिखाया, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान वहां पे घूम रहे हैं, कह रहे हमको यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। अरे इवैक्यूएट कराना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरे जो एयर रूट्स हैं वो पूरे कवर कर दिए गए हैं, और बाय रोड ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं वहां पे। अभी केवल क्या कर सकते हैं, केवल पोलैंड या बाजू में कहीं पड़ोसी में जा सकते हैं। लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा, जो मेरे यहाँ पे देशवासी हैं, जो भाई बंधु हैं वहां पे जहाँ पे अटके हुए हैं, कि 2014 के जो अंडरग्राउंड से जो बंकर बने हुए थे वहां पे, वहीं पे जो जहां है वो वहीं रहे, निकलने की कोशिश ना करे, क्योंकि हवाई हमला कभी भी हो सकता है। सायरन का इंतजार ना करें कि सायरन बजेगा तभी हम अंडरग्राउंड शेल्टर में जाएंगे ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप मरीज को ठीक करोगे इससे पहले कि वो बीमारी ना हो ना। और जो राशन पानी सब कुछ एक साथ लेके वहां पे, और मनोबल बना के रखिए। सबसे गंदा वायरस जो आगे बढ़ता है कोरोना वायरस नहीं, वो है डर का माहौल अगर आप पैदा हो जाए। मेरे को ये बात देख के थोड़ी राहत हुई कि जो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे अभी अलग अलग चैनल्स पे, उनके चेहरे पे फिर भी एक मुस्कुराहट थी। उन इतने तनाव से गुजर रहे हैं, उनके घर वाले यहाँ पे दिल्ली में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि की से जहाज आएगा। और देखिए, केवल टर्की का जहाज है, केवल वही एक अनोखा वाहिद जहाज है जो वहां पे यूक्रेन में अभी है। शायद वहां की जो रॉयल फैमिली है उनको वहां पे लेने के लिए। जी अंशु जी, बिल्कुल। हमारे साथ में अनुराग शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अनुराग शुक्ला जी, रूस यूक्रेन के बीच जो है जंग छिड़ गई है, अंजाम पर तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन फिर भी किस तरीके की चीजें जो है वो अब सामने आ सकती हैं? देखने के लिए हमें पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। और बैकग्राउंड में अगर आप देखें कि ये कहीं ना कहीं शुरुआत आज युद्ध से नहीं हुई थी, ये तकरीबन 7-8 साल पहले शुरू हो चुका था, जब अमेरिकन बेस्ड बैक मिलिटेंट्स ने खीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर अटैक किया था, और उनके उस जमाने में 2013 में मूव बनाया था एक देश के अंदर। और 2013 के हमने देखा था कि वहाँ के उस तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट विक्टर को उन्होंने इम्पीच किया गया था। उसी सेम टाइम पे रशिया ने मौजूद अपने नाटो को अपने बहुत नजदीक पाया था, और उन्होंने अपनी तरफ से एक एक्शन लिया था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने, रशिया ने कई बार आपको पहले भी समझाया था कि हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए, और आप कोशिश करिए कि नेटो फोर्सेस को यहाँ पे नहीं आने दीजिए। लेकिन यूक्रेन का एक बहुत बड़ा महत्व है। यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप कंट्री के बीच में बफर है। सेकंड, यूक्रेन का एडवांटेज है कि यूक्रेन के अंदर इस समय सबसे हाईएस्ट नेचुरल गैस अवेलेबल है, जो कि यूरोपियन कंट्री को सप्लाई की जा रही है। तीसरा, यूक्रेन का महत्व है कि इसका सबसे बड़ा लैंड मास जो है कि इतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन करता है कि पूरे यूरोप कंट्रीज को तकरीबन 4-5 साल तक कंटिन्यूसली खिलाने का सक्षम है। इसलिए यूक्रेन का बहुत महत्व बढ़ जाता है, और इसी रीजन की वजह से अमेरिका, नेटो फोर्सेस और रशिया दोनों इस चीज को प्रेशर बनाए हुए हैं अपना। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, अगर देखा जाए जो युद्ध यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, मान लिया कि ये तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हो सकता, लेकिन नाटो की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है इन दोनों के बीच में। तो नाटो की किस तरीके की भूमिका जो है वो निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, नाटो के 29 मेंबर स्टेट्स हैं, 29 मेंबर कंट्रीज हैं। इनको, इनके जनरल सेक्रेटरी वो लीबिया के
पिछले राष्ट्रपति हैं, वो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब नेटो का आर्टिकल 5 क्या क्लियरली कहता है कि अगर किसी भी नेटो के देश पे, मेंबर स्टेट पे हमला हुआ तो सारी की सारी बाकी नेटो अलायंस साथ में इकट्ठा होकर, एकजुट होकर जुड़ जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी जो भी उनको उचित लगता हो। वो होता है कि भाई आप उन पर सैंक्शन इम्पोज कर दें, आप उन पर आर्म हमला कर दें, आप उनको बॉयकॉट करें, कुछ भी उनके हिसाब से। अब बात ऐसी है कि रशिया जो है वो खिलाफ था शुरू से ही कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, और रशिया परमानेंट मेंबर है P5 जो यूएन, एक तो वो यूएन का मेंबर है और नेटो का मेंबर है ही है खैर से, और वो जो कि यूएन का भी परमानेंट मेंबर है। चाइना, चीन इसकी परमानेंट मेंबर है, और चीन रशिया के साथ जुड़ के उनके सपोर्ट करिए। बिना सपोर्ट के तो रशिया ये जरूरत कर ही नहीं सकती। ये बात आप मान के चलिए अंशुल जी, जिसमें 100% मैं दावे की बात रखता हूँ कि सपोर्ट इसका इसमें किसी ना किसी का है, और वो किसी न किसी कौन है? वो केवल चाइना है, वो चीन है। और रूस को अभी सपोर्ट मिल रहा है चीन से और पाकिस्तान से, और किसी से नहीं। टर्की से भी नहीं उनके सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना डिस्प्लेजर, अपनी डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा जताई है एर्डोगन से, तैयब एर्डोगन से, जो कि टर्की के राष्ट्रपति हैं, कि भाई तुम सपोर्ट कैसे नहीं कर रहे हो। लेकिन टर्की ने भी अपना होशियारी से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खुला रखा है जी। अब जो 62 मिनट की फोन कॉल जो बाइडेन नहीं कर पाए, अपने पुतिन से बात करके कन्विंस नहीं कर पाए, और मैक्रून फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी बात करी लेकिन नहीं कर पा रहे कोई भी। अब देखिए ये ईगो पे आ गई अब बात। अब ठीक है, मैं दिखाता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैं नहीं चाहता कि ये नेटो में आए, अब मैं दिखाता हूँ क्या होगा। अब इस पे ये बात आ गई है, और ये बात जी हाँ ये अभी चली हुई है। ये रशिया जो है पिछले इसकी, और ये जोश में आके व्लादिमीर पुतिन ने ये कदम नहीं उठाया है। व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में इसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कब से चलती आ रही है, पिछले 8 साल से, 2014 से लेके। और व्लादिमीर पुतिन क्या चाह रहे थे, रशिया क्या चाह रहे थे? वो चाह रहा था कि जो क्रीमिया जो है वो स्टेप जो 2014 में लिया था, उसको अपने साथ में जोड़ के एक आइडेंटिफाई, उसको एक रिकग्निशन मिल जाए कि वो रशिया का हिस्सा है। जैसे कि फर्ज करिए कि अगर पीओके, जैसे कि पीओके हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है, वो तू में है, चलती रहेगी है, तो वो चाहते कि वो कि क्रीमिया उनके साथ में लोग उसको पहचाने कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है। अब ये इनके डिमांड से अब नेटो अलायंस में साथ में मिलके एक वॉरसॉ पैक्ट साइन हुआ था, और इसमें इसके तहत रशिया जो है इनको अगर 2014 में अटैक करता था ना यूक्रेन पे, लेकिन उसने नहीं किया। और अब ये खतरनाक स्थिति होगी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, हर एक के लिए, जो लोग अभी घर में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि उनको असर नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि वो बहुत दूर है वहां पे, ना ही उनके यूक्रेन में कोई मेंबर है, ना ही कोई रशिया में है, तो असर तो सबको पड़ेगा। असर तो इसका सबको पड़ेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इकोनॉमी या फिजिकली। तो फिर इसमें अब ये है कि अब व्लादिमीर पुतिन को कौन समझाए कि भाई ऐसे मत करो, खून खराबा अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन ने प्रोवोक किया रशिया को, यूक्रेन जिम्मेदार है इसका, मैं कह रहा हूं प्रोवोक किसी ने भी किया हो, कहीं से भी किया हो, कैसे भी किया हो, भाई कत्ले आम, खून खराबे का कोई वो नहीं है, क्या कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि 8 साल से मेरे को किराएदार ने किराया नहीं दिया था, तो मैंने जाके उसका मर्डर कर दिया। गलत बात हुई ना, प्रोवोकेशन कुछ भी हो। अब रशिया ने क्या करा, मैं आपको बता कि बाइसेप दिखाया है। भाई देखिए एक्चुअली मैं बयान समाप्त करूंगा ये बोल के कि अगर मान लिया मेरे को बात मनवानी है किसी से, है मजबूरन, वो बात नहीं मान रहा है मेरी, तो मैं पहले चाकू दिखाऊंगा, चूहा दिखाऊंगा, उसे करीब आऊंगा, डराऊंगा, धमकाऊंगा, फिर भी बात नहीं मान रहा है, तो और करीब आऊंगा, फिर गर्दन में चूहा रख दूंगा, अब मेरी बात मानो, फिर भी नहीं मान रहा है, फिर मैं धीरे चलाना शुरू करूंगा। तो रूस ने वो ही किया है। मैंने ये एनालॉजी इसलिए दी ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो समझ भी रहे जो युद्ध के बारे में, वो भी समझ जाए, हर एक को समझ में आ जाए बात, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। अब बस ठीक वही सिनेरियो है, और ये आगे मैं इसको और बिगड़ता देख रहा हूं। जैसे कि आपने भी खूब रिपोर्ट कराया है कि यूक्रेन में 100 लोग, उनके नागरिक की मौत हो गई है, रशिया में, रूस में भी 50 उनके सैनिक शहीद हो गए हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही मतलब दिल होता है देख के कि ये खून खराबा। और जो अरब नेशन हैं, जो ऑयल कंट्रीज हैं,
उनको तो भाई एक साइड पकड़नी पड़ेगी। हिंदुस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे यूक्रेन के साथ हो, चाहे रूस के साथ में हो, क्योंकि रूस हमारा बहुत ही बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है। अभी जो S-400 रूस ने हमको सप्लाई करे हैं, ये बहुत ही कारगर मिसाइल है इसमें। और यूक्रेन में इतने हमारे 20,000 से ज्यादा, अभी कल की बात है, हमारे जो यूक्रेन में जो परमानेंट एनवॉय है, परमानेंट एम्बेसडर है, मिस्टर एम्बेसडर त्रिमूर्ति, इन्होंने बोला भी है कि पहली प्रायोरिटी है कि हमारे जितने भी यहाँ पे नागरिक हैं, इनको बाहर यहाँ से ले जाना। तो मैं हमारे जो नागरिक यहाँ फंसे हुए हैं उनको कहूंगा, भाई ठीक है, जो हो रहा है बहुत ही खराब हो रहा है, लेकिन अपना मनोबल मत गिराना भैया, आप बस हौसला रखो और ये घड़ी मुश्किल घड़ी है, टल जाएगी। बिल्कुल, हौसला तो नहीं छूटना चाहिए। हौसला अगर छूटा तो जंग जो है वो और भारी हो जाएगी। ये तो अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अनुराग शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर रूस कह रहा है कि हमने सिर्फ सैन्य जो चीजें हैं उनके ऊपर हम हमला कर रहे हैं, हमारा यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने अभी यूक्रेन के 2 गांवों पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। तो ये क्या समीकरण बैठ रहा है? क्योंकि एक तरफ से वो कह रहा है कि कब्जा करने का इरादा नहीं है और गांवों पर कब्जा भी कर रहा है। ये उनकी मंशा पहले से ही क्लियर थी और ये बात आपको समझना चाहिए कि यूक्रेन के अंदर तकरीबन 24 ब्रांचेज हैं, यानी 24 जिले हैं, जिसमें से कि 8 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर रहने वाले लोग जो हैं सिविलियन पॉपुलेशन वो पूरी तरह से रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और उसमें से क्रीमिया को मिला के 3 ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुका है रशिया, और आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर आप उम्मीद करिए कि 5 और जिले जो हैं वो भी उनके साथ मिल जाएंगे। और इस जगह पे जाने के लिए रशिया को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनके ऑलरेडी सपोर्टर्स वहां बैठे हैं और जो प्रो रशियन फाइटर्स जो पिछले काफी दिनों से एक्टिव थे यूक्रेन के खिलाफ, वो उनकी पूरी मदद कर रहे हैं और उनकी इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन जो हादसा हुआ जिसमें कि अभी आपने बताया कि थोड़े से सैनिकों का डेथ भी हुई है, तो दिस इज वेरी सैड एंड ऐसा मैं मानता हूँ कि रूस को जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए और इसमें यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी कंस्ट्रेंट बरतना चाहिए, बिकॉज रशिया ने कोई ज्यादा डिमांड नहीं करी है। अमेरिका से सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप रिटर्न में गारंटी दे दीजिए कि आप यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका उससे बचता रहा है और हमेशा यही कोशिश करता रहा है कि इसको एस्केलेट करते रहें और किसी तरह रशिया की प्रोग्रेस को रोकें। तो इस तरह से दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए और अल्टीमेटली ये और खून खराबा बढ़ने ही वाला है। बिल्कुल। मेजर अली शाह, जिस तरीके से रूस का जो दबदबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रूस जिस तरीके से जंग का ऐलान करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो रूस की कुछ धमकियां भी निकलकर सामने आई है जिसमें वो सभी को कह रहा है कि इस युद्ध के बीच में कोई ना आए, नहीं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है? वो भारत के लिए कहना चाह रहा है, चाइना के लिए कहना चाह रहा है, या दूसरे देशों के लिए कहना चाह रहा है कि इसके बीच में ना पड़े? देखिए, चीन तो ऑलरेडी रूस को सपोर्ट कर ही रहा है। वो हाँ, भारत के लिए एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि भारत जो है अभी तक उन्होंने दोनों देशों से अच्छा रिलेशन मेंटेन करके एक बैलेंस मेंटेन कर रखा है। अब रूस की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो पूरी गिर गई है, बुरी तरह गिर चुकी है, क्योंकि रूस ने 2 दिन पहले कहा था वही, और उसने डिक्लेयर भी किया है व्लादिमीर पुतिन ने कि हम हमला नहीं करेंगे, ये तो एक रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है। भाई अपनी गाड़ियों पे, आर्मर्ड व्हीकल पे Z साइन लगा दिया, ताकि फ्रेंडली फायर को अवॉइड कर पाए, ताकि अपने लोग अपनी गाड़ियों को पिटान के ना, क्योंकि रूस और यूक्रेन में काफी सिमिलैरिटीज हैं। एक तौर पे वो दिखते ऐसे हैं, तनावा एक जैसा है, मिलिट्रीली एक तरीके से, बल्कि 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव जो उनके प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, उनकी जो मदर थी वो यूक्रेनियन थी। तो रूस की ये पूरी क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो मिलिट्री हिस्सों पे ही हमला करेंगे। भाई रूस कुछ भी बोले, बीच में कोई ना आए, नहीं तो अभी रूस के साथ खड़ा कौन है? अगर आप देखिए तो रूस के साथ खड़ा कौन है? कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों ने दावे किए थे कि भाई अगर यूक्रेन पे खरोच भी आई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो लोग हैं क्या आज की तारीख में? सरेआम जिन लोगों ने दावे किए थे, भाई बुरा लग रहा है देख के कि यूक्रेन पे एक तो मार्शल लॉ आ गया है वहां पे, और छोटे देश है, लेकिन वो भी अपना टफ फाइट लड़ रहा है। बिल्कुल वो हार नहीं मानी इसमें, वो लड़ रहा है बिल्कुल डट के, बिल्कुल। तो ये क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो यूक्रेन भी अपनी तरफ से, लेकिन फर्ज करिए अंशुल जी, अब मैं एक अलग मोड़ निकालता हूं इसमें। अब मैं ये मोड़ निकालता हूं कि अगर जब रूस यूक्रेन पे अच्छे तरीके से अगर कब्जा कर लेती है,
ये इन्होंने किया था पहले भी 2008 में, 2014 में जॉर्जिया, उसके बाद फिर क्रीमिया, अब यहाँ पे यूक्रेन पे। इंसान की जो लालच है वो खत्म नहीं होती, अब उसकी लालच भी आएगी क्योंकि यूक्रेन बहुत रिच है नेचुरल मिनरल्स में। रशिया तो है ही है, क्रूड ऑयल में गैस पाइपलाइन आ रही है रशिया से और जर्मनी से, फायदा रशिया को ही होगा इसमें। और अगर इनसे एल्यूमिनियम में, कॉपर पे, और अगर रशिया पे और सैंक्शंस यूएस बात कर रहा है इंपोज करने के, और अगर और सैंक्शंस आते हैं तो इसमें फायदा किसका होएगा? अल्टीमेटली जो रूस को सपोर्ट कर रहा है चीन। जितनी भी ट्रेड हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं, जितने भी व्यापार हैं, पूरे वो रूट, क्योंकि रास्ते बंद हो गए ना पूरे, तो वो जाएंगे चीन के जरिए। और इसमें फायदा किसको होएगा? फायदा होएगा चीन को, जो ऑलरेडी सुपर पावर बनने के रास्ते में है अनएथिकल मेथड से। और यहाँ पे जो वॉरफेयर है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। पिछले एक हफ्ते से रूस के जो ये यूक्रेन के जो बैंक सर्वर्स है, गवर्नमेंट सर्वर्स है, डिफेंस सर्वर्स है, इन पे हमले हो रहे हैं लगातार। अब लोग पासवर्ड भी बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी तो इन पे साइबर अटैक भी हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन अटैक भी हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल अटैक भी हो रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो खैर पूरे दुनिया भर में चीन ने अफरा तफरी मचा दी है। खैर तो वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन है, अब इकोनॉमी और पिछड़ी जाएगी, खून खराब होगा, ये कोई नहीं चाहता है। और मैं बताऊं, दुनिया भर के सबसे बड़े जो यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं, उन्हें ये तक भी बोला है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे संबंध है, वो बात करके देखें उनसे। ठीक है, बात करें, कोई हर्जा नहीं है ट्राई कोशिश करने का, लेकिन बात ऐसी है कोई नतीजा भी निकलना चाहिए। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि घूंट के बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद ना हो कामयाब, ठीक है, लेकिन अगर कोशिश कर लें, क्या पता हो गए कामयाब तो क्या हो, है ना अंशुल जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सवाल और है, क्योंकि समय भी कम है, एक लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये सारा युद्ध यहाँ पर हो रहा है, भारत क्या इसमें कर सकता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा जा रहा था कि रूस ने भारत से मदद भी मांगी है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी भारत ऐसी पोजीशन पे है कि अब भारत पुराना भारत नहीं है कि जहां पे वो मदद मांगेगा लोगों से। अब बाहर के बड़े बड़े सुपर पावर हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने वाला है बहुत जल्दी। रूस से मदद भी मांगी है। अमेरिका को मैं बताऊं, हिंदुस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है इतनी, अमेरिका को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है। और हिंदुस्तान अभी ऐसे मुकाम पे आ गया है कि जी हाँ, कि बहुत इसमें वही वाली बात बताई कि यूक्रेन के एम्बेसडर साहब ने बोला है कि हमारे प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति को समझाएं कुछ। तो हो सकता है कि देखें अगर कुछ नतीजा निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन एट द सेम टाइम हिंदुस्तान अपना बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। इसकी स्टैंड वही रहेगी कि यूक्रेन भी और रशिया भी दोनों अजीज हैं उनके लिए, क्योंकि दोनों हिंदुस्तान का ये स्टैंड रहता है कि हम देखिए, हम बहुत शांतिपूर्वक देश है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो यही स्टैंड हिंदुस्तान भी मेंटेन करके रखेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातचीत आपसे रही और इस पूरे मुद्दे को लेकर आपने जिस तरीके से आप दोनों ने ही इस मुद्दे पर समय निकालकर चर्चा की, बहुत धन्यवाद हमारे साथ। तो रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया गया है। ये जंग कहां तक जाएगी, भारत का इसमें क्या रुख रहेगा, फिलहाल अभी तो ये नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध की आहट है, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसमें तृतीय युद्ध जैसा कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, किस तरीके से दोनों देश लड़ेंगे, किस तरीके से और जो देश है वो शामिल होंगे, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।